बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, और इसके साथ साथ इसने आपसे कहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर के लिए जो है ना वो आपको मालूम करके देना है। तो इसे कहाँ से मार्क करेंगे देख लीजिएगा। पेज नंबर 248 पर आ जाइए। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपने हेडिंग पुट करनी है। अब आपने इसको लिखना कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। मैं आपको बता दूँ होता क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस का, किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल करते हैं उसको उसके 1 मोलर सॉल्यूशन में, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसमें डिप करते हैं, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि या तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे या फिर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। तो होता क्या है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर ये टेंडेंसी हो कि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, तो इस तरह का जो इलेक्ट्रोड है इसके पोटेंशियल को हम कहते हैं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जबकि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर ये एबिलिटी है कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, यानी ऑक्सीडाइज हो जाए अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ, तो आप उसको कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो रिसर्च जो है वो ये बताती है कि ज़्यादातर हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल की सेंस में अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप किसके सेंस में ज़्यादा नोट डाउन करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप सबसे पहले तो इसकी हेडिंग मार्क कर लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसने आपसे यही पूछा है। ठीक है, तो इसके बाद आपने ये हेडिंग पुट अप करने के बाद पूरा यहाँ से लिख देना है मोस्ट कॉमनली यूज्ड से लेके रिलेटिव टू इट। अब होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से पुकारा जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये बनता किस तरीके से कि आप 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। उसके बाद आप प्लाटीनियम की रॉड को डिप कर देते हैं उस 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन में, और हाइड्रोजन गैस जो है उसको पास ऑन करते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो होता है 0.00 वोल्ट। सो दैट इज़ वाई इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे, और इसी को बेस बना के आप जो दूसरे मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है ए वो कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने डेफिनेशन देनी है। देख लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना था आपने। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट है इसमें इसने आपसे कहा है कि आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है कॉपर का। तो ज़रा आपने साथ में पेंसिल भी रख लेनी है जब आप इस हिस्से को मार्क करेंगे। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको कुछ थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ जिंक लिखा है वहाँ वहाँ आपको कॉपर जो है उसको लिखना होगा। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, लिखना कहाँ से आपने, सबसे पहले आपने हेडिंग पुट करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। जिंक को आपने काट देना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब आप इसको यहाँ से मार्क करेंगे, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वोलेटिक सेल मेड अप ऑफ, जिंक को कट कर लीजिएगा, कॉपर लिख दीजिएगा, साथ में पेयर है SHE इलेक्ट्रोड। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक वोलेटिक सेल प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कॉपर और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों मौजूद होगा। द फर्स्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ, अब जिंक को कट कीजिए, कॉपर लिखिए, इमर्ज्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। पहले हाफ में क्या करेंगे, जिंक उठाएंगे और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 1 मोलर का इसमें डिप कर देंगे। ये फर्स्ट हाफ हो जाएगा आपका। While the other half cell consists of platinum foil immersed in 1 molar sulfuric acid solution at standard condition। तो क्योंकि दूसरा हाफ सेल जो है वो वैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इस्तेमाल करोगे आप, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। आपने क्या लिखना है, असॉल्ट ब्रिज जो है वो आपने क्रिएट करना है। वो ये पोटाशियम क्लोराइड की जेली से बनेगा। ये क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट कर देता है, यानी कि दोनों हाफ सेल्स जो हैं उनको इस तरीके से क्या करेगा, एक दूसरे के साथ मिक्स करेगा। लेकिन किस सेंस में कि आइंस एक्सचेंज होगा, सब्सटेंसेस एक्सचेंज नहीं होंगे। इस तरह का सेटअप करने के बाद आप क्या करते हैं, वायर्स अटैच कर देते हैं। इन वायर्स को वोल्ट मीटर के साथ अटैच कर देते हैं ताकि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो तो फ़ौरन आपको पता चल जाए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो जो गैल्वानिक सेल है अब ये ऑपरेशनल हो गया, यानी काम करने के लिए रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको स्टार्ट कर देना है। तो वोल्ट मीटर जो है वो क्या शो करेगा, वो एक रीडिंग शो करेगा जो कि होगी 0.34। अब यहाँ पे 0.76 कट कर दीजिएगा क्योंकि जिंक के लिए नहीं कॉपर के लिए लिखना है आपने, तो क्या लिखेंगे 0.34 वोल्ट। ठीक है,
अब जैसे ही 0.34 की रीडिंग जो है वो आपके पास आ जाएगी, इसका मतलब क्या होता है, सर्किट में जो है ना स्टार्ट हो चुके, वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। अब कहाँ से जा रही है, कॉपर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ पर भी जिंक को कट करके आपने कॉपर लिख देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हैं अब ओरिजिनेट हो रहे हैं कहाँ से, कॉपर की तरफ से, और कॉपर जो है उसको आपने यहाँ पे एनोड बना दिया, यहीं पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रही है। तो यहाँ पर भी जिंक है, यहाँ पर भी जिंक है, इन दोनों को भी कट डाउन करके आपने कॉपर लिखना है। जो मैंने रेड पेन से चेंजेस किए वो सारी करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपने लाइन एक ड्रॉप करनी है और लिखना है कि जो हाफ सेल रिएक्शन है, अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जो जिंक लिखा हुआ है इसे कट करके आप लिखेंगे कॉपर, ठीक है। तो ये कॉपर और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका हाफ सेल होगा। रिएक्शन कैसे होगा, जिंक कट कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉपर लिखिएगा, यहाँ पे पूरी इक्वेशन कट करके ये वाला हिस्सा लिखिएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, और ब्रैकेट में ऐसे ही लिखिएगा ऑक्सीडेशन एट एनोड। दूसरा जो होगा कैथोड का रिएक्शन वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है, तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, रिडक्शन होगा। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉप करके लिखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पे जिंक कट कर लीजिएगा, कॉपर इज नाउ डिटरमिन्ड एज। फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ लिखिएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। उसके बाद नीचे स्टार्ट कीजिएगा ऐसे, ई सेल क्या था हमारे पास 0.34 इज इक्वल्स टू ई कैथोड 0 माइनस ई एनोड क्या है, ई कॉपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको ई कॉपर मालूम करना है, ई कॉपर को यहीं छोड़ दीजिए, इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 0.34 वोल्ट। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको सपोर्ट करने के लिए ये वाली पूरी डायग्राम जो है इसको ड्रॉ करेंगे जो कॉपर की है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखें ये क्या पूछ रहा है आपसे। पेज नंबर 247 पर आ जाएं। आपको एक गैल्वानिक सेल प्रोड्यूस करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि कॉपर जिंक का एज इट इज़ आपकी बुक में बना हुआ, कोई चेंजेस नहीं करनी है, मार्क कर लीजिए। गैल्वानिक सेल जो है इसकी हेडिंग पुट करेंगे, पूरा उठा के लिखेंगे ऐसे, यहाँ से लेके गैल्वानिक सेल से लेके यहाँ तक, और इसमें ये डायग्राम बनेगी। इसको समझा देती हूँ मैं आपको। होता क्या है कि देखें, ये जो सेल होता है जिसे गैल्वानिक सेल कहते हैं, एक्चुअली इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है, 2 वोलेटिक हाफ सेल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से एक सॉल्ट ब्रिज की मदद से जो है ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक तरफ आपने क्या करना होता है, जिंक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना होता है, जिसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा 1 मोलर, जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ होगा। दूसरी तरफ आप कॉपर की स्ट्रिप यूज़ करेंगे, 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पोटाशियम क्लोराइड का जो सॉल्ट ब्रिज है वो यहाँ पर होगा। ये तमाम की तमाम जो सेटअप है इसको वायर्स की मदद से कनेक्ट कर लीजिए, और सेंटर में आप क्या करिए, वोल्टेज की कैलकुलेशन करने के लिए वोल्ट मीटर जो है इसको अलाउ कर दीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास कि जैसे ही आप इसको अलाउ करेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 हाफ सेल रिएक्शंस होंगे, एक कैथोड की साइड पर होगा, दूसरा एनोड की साइड पर होगा। इसको गौर से देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी किधर पर, जिंक की तरफ से, ये करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, जबकि एट द सेम टाइम कॉपर जो है वो इनको गेन कर देगा, क्योंकि कॉपर पे हो रही है रिडक्शन कॉपर हाफ सेल के पोर्शन में। तो ये जैसे इसको गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर आप ओवरऑल सेल रिएक्शन देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट डाउन हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पर जिंक और कॉपर बचेंगे, कॉपर +2 आइन, और आपका राइट हैंड साइड उसमें जिंक +2 आइन और कॉपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ। चाहे आप तो इसका जो नेट रिएक्शन है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपकी बुक में, यानी कि जिंक कपल किया जिंक +2 के साथ, फिर ये डबल मार्क है, उसके बाद कॉपर +2 कपल किया है कॉपर के साथ। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो यहीं पर आप इसको एंड कर दें, यानी ये दोनों इक्वेशन ओवरऑल करने के बाद यहाँ तक एंड कर दीजिए। ज़्यादा अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो एक कपल रिएक्शन भी बता दें, और साथ में कपल रिएक्शन जब देंगे तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि जो सिंगल लाइन है ये फेस बाउंड्री बता रही है, और जो डबल लाइन्स होती है ये किस तरीके से आपको बता रही होती हैं कि ये इसमें सॉल्ट ब्रिज है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये वाली जो डायग्राम है ये लेबलिंग के साथ आप बनाएंगे एज इट इज़। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो डिस्क्रिप्टिव होगा। आप सीधा पेज नंबर 251 पर आ जाएंगे। इससे सबसे पहले आपसे प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल का डिफरेंस पूछा है, देन इसने आपसे ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछी है। तो पहले हाफ में जहाँ आपको डिफरेंस बताना है देख लीजिए किस तरह करेंगे आपने क्या करना है, सेंटर में 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ लिखना है आपने प्राइमरी सेल, दूसरी तरफ आप लिखेंगे सेकेंडरी सेल, ठीक है। उसके बाद आप प्राइमरी सेल वाले पोर्शन में क्या चीज़ लिखेंगे, यहाँ से इन दिस टाइप ऑफ बैटरीज और सेल्स से लेके रीयूज तक। और उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसकी एग्जांपल देंगे आप ड्राई सेल। इस तरह 2 पॉइंट्स बन जाएंगे इसके। तो प्राइमरी सेल में आपको ये बताना होता है कि इसमें जो केमिकल्स होते हैं, एक मरतबा जब ये कम्प्लीटली रिडॉक्स रिएक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद इसको थ्रोन अवे करना होता है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता।
जो केमिकल कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाए वो थ्रोन अवे हो जाएगा, दोबारा से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी कॉमन एग्जांपल ड्राई सेल है, ठीक है। अब जो मैंने आपको दूसरा पोर्शन बनवाया था सेकेंडरी सेल वाला, उसमें आप डेफिनेशन लिख दीजिए, दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज से लेके एवरी यूज़ तक। और उसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आप एग्जांपल देंगे लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें क्या बताते हैं आपको सेकेंडरी सेल्स में, सेकेंडरी बैटरीज़ में, कि एक मरतबा जब ये कम्प्लीटली अपने केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिचार्ज करके रिएक्शन को रिवर्सिबल कर लेते हैं। तो ये मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, इस्तेमाल हो जाता है, ये फेंकने से बच जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसका रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये अगेन एंड अगेन इस्तेमाल हो सकता है विद इन अ सर्टेन लिमिट। फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स इसको चार्जिंग लिमिट है, तो ये 100 टाइम्स इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद फिर आप इसको फेंक सकेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग आपने 1 टाइम इसको इन्वेस्ट किया तो सारी ज़िंदगी ये चलेगा, नहीं। इसकी भी एक एबिलिटी होती है कि इसको 100 टाइम्स फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपने इसे थ्रोन अवे करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दोनों में दे दी, ये कम्प्लीटली आपका डिफरेंस हो गया। दूसरा पार्ट आपका होता है ड्राई सेल। पहले मार्क कर लीजिए करना कहाँ से, आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाली डायग्राम देंगे। अब इसको समझ लीजिए होता क्या है। सबसे पहले जो ड्राई सेल है ना, इसको एक फ्रेंच केमिस्ट था, इसका नाम था लेकलांची, इन्होंने इन्वेंट किया था। इसने क्या था कि इसकी जो मेन बॉडी होती है इसको इसने जिंक के साथ बनाया था और सेंटर में इसने क्या किया था, ग्रेफाइट रॉड बनाई। ये जो ग्रेफाइट रॉड है कैथोड के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी और ये जो बॉडी जिंक की बनाई थी इसने एनोड के तौर पर इसको यूज़ किया था। अभी जो पूरा जिंक का कंटेनर है ना, इसको इसने अलाइन कर दिया था पोरस पेपर के साथ ताकि वो सेपरेटर के तौर पे काम करे, ये पोरस पेपर। और इसके सेंटर में ये जितनी जगह खाली ना कैथोड, एनोड और पोरस पेपर के अलावा, उसमें उसने एक मिक्सचर, एक पेस्ट भर दिया था जो किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता था, मैंगनीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, इसका पेस्ट सा भर दिया था। होता क्या है कि जब सेल को आप अलाउ करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालते हैं, ऑन करते हैं, तो होता क्या है कि ये रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। जिंक एनोड जो इसमें ऑक्सीडेशन होती है, ये क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। जबकि ग्रेफाइट पे कैथोड के तौर पे ग्रेफाइट एक्ट करता है, तो ये क्या करता है, ये रिडक्शन करेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैंगनीज मौजूद थे, ये क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये +4 से +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो आपका कहाँ से, इस तरीके से, जिंक है ये एनोड के तौर पर, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कैथोड मैंगनीज है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो एक्सटर्नल सर्किट में, तो एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये तकरीबन 1.5 वोल्ट के करीब होती है। ये सेल आपका चलता चला जाता है जब तक कि कम्प्लीटली जो जिंक है सारा का सारा इलेक्ट्रोड यूटिलाइज ना हो जाए, तब तक ये ऑन रहता है। उसके बाद फिर आप इसको थ्रोन अवे कर देते हैं, क्योंकि ड्राई सेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सेल, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है, इसमें तमाम चीज़ें इसने मेंशन की है कि किस तरीके से, यहाँ पे देखिए ब्रास का कैप बना हुआ है, ये आपके पास सेंटर में रॉड है, किसकी रॉड बनी हुई है, ये ग्रेफाइट की। इसी तरीके से यहाँ पे ये जिंक है, ठीक है, ये जिंक का कंटेनर है, पोरस लाइनिंग है, अंदर जो है वो आपका पेस्ट भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये वाली डायग्राम जो है ये भी ड्रॉ करनी है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए हैं। वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में अपलोड करूँगी मैं वेरी सून। इसके साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी आपको करनी है, क्योंकि आपके पेपर्स करीब हैं, तो मैंने आपको कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाली थी। इसमें आपसे कहा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, 11th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप उसको उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दें। तो विद इन अ वीक मैं उस तमाम क्वेश्चंस जो है उसको एक जगह कंपाइल करके उस पर एक वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तो इसके लिए टाइम आपके पास जस्ट 1 वीक ही है। कोशिश कीजिएगा एज सुन एज़ पॉसिबल प्रॉपर क्वेश्चन ड्रॉप कीजिएगा और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पेपर्स के लिए अच्छी तैयारी कीजिएगा। केमिस्ट्री को इतना लाइट मत लीजिएगा। जिस तरीके से आपने अपने 9th या 10th की केमिस्ट्री समझी है, तो फर्स्ट ट्राई की इससे बहुत डिफरेंट होती है। इसमें थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी होती है आपको। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो तमाम क्वेश्चंस जो आपको बुक में शॉर्ट है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सेल्फ असेसमेंट्स हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, उसको ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ साथ बोर्ड ने आपको जो मॉडल पेपर इशू किया है, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने किया है, उसको देखिएगा, ठीक है। इधर उधर किसी और गेस्ट पेपर की तरफ मत जाइएगा। आप अपने बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे के सारे उसको, और आपको जो इंटरमीडिएट बोर्ड ने एक मॉडल पेपर दिया उसको फोकस कीजिए।
और उसी पे तैयारी बेस्ड कीजिए। इधर उधर XYZ किसी भी कोचिंग सेंटर के जो मॉडल पेपर्स होते हैं उस तरफ मूव मत कीजिएगा, इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जो है ना वो एक हेडेक लेंगे अपने लिए और कुछ नहीं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सून आफ्टर इंशाअल्लाह ताला वेरी सून मैं जो है इसका जो लास्ट पार्ट है उसको भी अपलोड कर दूँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।